हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे कॉल आए कि कल जो बजट अनाउंस हुआ उस बजट का क्या इम्पैक्ट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल्स। तो मैं अपने जो डिलिब्रेशन है, जो भी मैं अपने व्यूज़ को शेयर करना चाहता हूँ कल के बजट से रिलेटेड, उसको मैं दो वीडियोज़ में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला, ये जो प्रोविजंस लेके आए हैं और जिसका इम्पैक्ट ट्रेड के ऊपर पड़ेगा। दूसरा, वो जिसका इम्पैक्ट प्रोफेशनल्स के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज ऐसे भी कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं जिसका इम्पैक्ट प्रोफेशनल्स के ऊपर पड़ेगा। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर मैं अपने व्यूज जरूर शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे कॉल्स मैंने रिसीव किए जहाँ पे ये लोगों ने मेरे से डिमांड की या एक्सपेक्ट किया कि आई शुड शेयर माई व्यूज विद देम। सो आई श्योरली बी शेयरिंग माई व्यूज वेरी ओपनली एज यूजुअल, कि मैं खुल के बोलता हूँ और खुल के वो व्यूज शेयर करता हूँ, तो सर्टनली आई विल शेयर दैट। फ्रेंड्स, पहले जो मैं टच अपॉन करना चाहूँगा वो ये है कि जो एक अमेंडमेंट ये प्रपोज कर रहे हैं, ये सभी अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं। ये जीएसटी का प्रोविजन है फाइनेंस एक्ट बनने के बावजूद, क्योंकि वी कैन एक्सपेक्ट कि फाइनेंस एक्ट शायद समर में मई तक में पास हो जाए, बट ये ध्यान रखें कि जीएसटी के अंदर सीजीएसटी के पास होने से या प्रेसिडेंट के असेंट होने से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता जब तक कि बाकी के स्टेट्स भी उसको क्लियर करते हैं। इसलिए ये टाइम लगेगा, बट जो प्रपोजल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रपोजल जो उन्होंने बोला वो बोला कि सेक्शन 7(1) जो है उसके अंदर ये एक डबल ए करके क्लॉज इंसर्ट कर रहे हैं, जो क्लब और एसोसिएशंस की टैक्सेबिलिटी को रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ में लेके आ रहा है और उसको सप्लाई मान रहा है। मीनिंग देयर बाई, अगर मैं एक एसोसिएशन हूँ, मैं अपने मेंबर से कुछ कलेक्ट करता हूँ और उसको कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी है जो कैलकाटा क्लब का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बट यहाँ जीएसटी के लॉ को प्रपोज किया जा रहा है कि वो अमेंड करेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली, दैट मीन्स 1 जुलाई 2017 से, और क्लब और एसोसिएशन की जो भी कलेक्शंस हैं या जो भी सर्विसेज हैं जो वो अपने मेंबर्स को दे रहे हैं, भले ही कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी है लेकिन उसको वो टैक्सेबल करेंगे। फ्रेंड्स, पहले शेड्यूल 2 में एक एंट्री जरूर थी जिसको इन्होंने अभी निकाल दिया है इसी अमेंडमेंट के प्रपोजल से। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये लेके आए जिसका इंपैक्ट अगेन आई वुड से दोनों पे पड़ेगा, प्रोफेशन पे भी पड़ेगा और ट्रेड पे भी पड़ेगा। जब मैं बोल रहा हूं ट्रेड पे पड़ेगा तो वो एक प्रोविजन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 16(2). सेक्शन 2 में कंडीशंस लेट डाउन है कि जीएसटी की क्रेडिट आप कब ले सकते हो, कब आप एंटाइटलमेंट होता है आपका, कब एलिजिबिलिटी होती है। उसके 4 कंडीशन थे। अभी एक और कंडीशन ऐड कर दी है जो डबल ए करके एक क्लॉज इंसर्ट किया है 16(2) में। ए था कि आपको इनवॉइस होनी चाहिए आपके पास, अब उन्होंने ये कह दिया कि जो इनवॉइस आपके पास है वो इनवॉइस सप्लायर ने अपलोड भी किया हुआ होना चाहिए। अगर वो अपलोड नहीं करेगा तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने काफी ऐसे प्रोविजंस को रूल्स के थ्रू लेके आए, जैसे इससे अगर डायरेक्टली रिलेटेड कोई रूल है तो वो रूल मुझे याद आ रहा है, रूल 36 सब रूल 4, जो ये बोलता था कि अगर सेक्शन 37 में सप्लायर ने अपलोड किया है और आपके जीएसटीआर 2A में दिख रहा है तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। और उसमें 20% पहले इनिशिएट स्टार्ट किया उन्होंने अक्टूबर 2019 में, फिर वो 10% पे लाए और अभी 1 जनवरी से उन्होंने 5% किया था। ये जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है ये इन्होंने ये मान के किया है कि शायद ये 1 साल लगेगा इस अमेंडमेंट को आने में या 6 महीना लगेगा, इसलिए यहां पे इन्होंने 5% का 0% कर दिया। मीनिंग देयर बाई, अब आपको जितना 2A में दिखेगा 2B में दिखेगा उतना ही क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल हैं। या दूसरे शब्दों में अगर बोलूं तो आप अब अपने काम के लिए, अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि अब आप दूसरे के काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं।
अगर आप किसी से माल खरीदते हैं, किसी से सप्लाईज लेते हैं और वो सप्लायर अगर आपके इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड नहीं करता तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं ऐसा मानता हूं फ्रेंड्स। ऑलरेडी रूल 36 सब रूल 4 काफी कोर्ट्स में चैलेंज्ड है। इसमें एक सी प्रोविजन है 16(2) में 16(2)(c), जहां पे बोला है सप्लायर को पेमेंट करना जरूरी है, नहीं तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। वो भी कई जगह चैलेंज है। और अब मुझे लगता है कि ये डबल एक का क्लॉज जब आएगा तो शायद ये भी चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेवारी ले सकता हूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो लॉ ने मुझे बोला है वो मैं पूरी कर सकता हूं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं कर रहा तो आपके पास अथॉरिटीज है कि आप जाके देखें और उससे वो पूरी कराएं। लेकिन मैं उससे कैसे कराऊंगा एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री? आई डू नॉट हैव दैट पावर। आपके पास वो पावर है। सो इसलिए मैं मानता हूं कि शायद ये प्रोविजन भी आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करेगा, और अगर ऐसा प्रोविजन है जो परेशान कर रहा है तो ये चैलेंज भी हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। थर्ड जो अमेंडमेंट था 35(5) का, वो मैं अभी टच अपन नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दूसरे वीडियो में करूंगा। फोर्थ है 44, उसी से रिलेटेड, उसको भी मैं अपने दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो ट्रेड और प्रोफेशन दोनों को इंपैक्ट करता है, बट प्रोफेशन को भी इंपैक्ट करता है, इसलिए मैं उसको बाद में लेता हूं दूसरे वीडियो में। अब आते हैं एक प्रोविजन जो उन्होंने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन के लिए प्रोवाइजो को अमेंड कर दिया या प्रपोज किया अमेंड करने के लिए, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 जो इंटरेस्ट की बात करता था कि आपकी जो इंटरेस्ट की लेविबिलिटी होती है उसमें पिछले 2 साल से लड़ाई चल रही है कि इंटरेस्ट ग्रॉस पे लगेगा या नेट पे लगेगा। गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफिकेशंस निकाले, जीएसटी काउंसिल ने भी क्लैरिफिकेशन निकाले, लेकिन जो हमारे ऑनरेबल लर्नेड ऑफिसर्स हैं उन्होंने कह दिया साहब कि ये क्लैरिफिकेशंस भले ही हमारा फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं, लेकिन जब तक वो कानून नहीं बनेगा तब तक हम नहीं मानेंगे साहब। और उन्होंने नोटिसेस, बल्क में नोटिसेस इशू करने चालू कर दिए थे। यहां तक कि एक स्टेटमेंट तो ये आ गया था कि 46,000 करोड़ रुपए हमारे को 46,000 करोड़ इंटरेस्ट की रिकवरी करनी है, और सारे अकाउंट में नोटिसेस इशू करने चालू कर दिए, और कई जगह तो अकाउंट भी फ्रीज करने चालू कर दिए थे उन्होंने। बाद में फिर एक और जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई जहां पे साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्लियरली बोला कि नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली होगा और अमेंडमेंट लॉ में आएगा। उन्होंने लॉ का जो अमेंडमेंट था प्रोवाइजो का वो इंप्लीमेंट किया 1 सितंबर से, तब भी उन्होंने क्लैरिफाई किया एक प्रेस रिलीज से। उसके बाद ये मैं मानता हूं कि उसके बाद उन्होंने नोटिस देने इशू करने कम कर दिए या नहीं कर दिए, बंद कर दिए। लेकिन पुराने जो नोटिस इशू किए थे या जो रिकवरीज करी थी या जो बैंक अकाउंट से पैसे ले लिए थे या जो रिफंड्स कम कर दिए थे उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो एज इट इज ही था, वो हार्डशिप कंटिन्यू थी। तो गवर्नमेंट ने यहां एक रिलीफ दे दिया कि इस बार प्रपोज कर दिया कि प्रोवाइजो को चेंज कर दिया जाए और वो रेट्रोस्पेक्टिवली इस प्रोवाइजो को लिया जाए। ये बहुत अच्छा एक मूव है गवर्नमेंट का, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। दिस अमेंडमेंट हैज बीन डन, इट इज प्रपोज टू बी डन, आई एम सॉरी। अब 6 महीने साल भर जो भी लगता है तब तक हमें और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये अमेंडमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एक अमेंडमेंट और है जहां इन्होंने ये कहा था कि अगर आप सेक्शन 74 में कोई एक्शन हुआ है, सेक्शन 73 में कोई एक्शन हुआ है, तो आपके पास एक ऑप्शन है जो लॉ के अंदर दिया है कि आप सामने से जाके पेमेंट कर दीजिए टैक्स का, इंटरेस्ट का, और अगर कोई पेनल्टी है तो उसका 15%। वो आप पेमेंट कर देते हैं और इंटीमेट कर देते हैं ऑफिसर को, तो बाय डिफॉल्ट आपका कंक्लूड हो जाएगा सभी प्रोसीडिंग्स। तो उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन था सेक्शन 74 में, जो एक्सप्लेनेशन ये बोलता था कि प्रोसीडिंग्स आपकी सभी कंक्लूड हो जाएंगी 73, 74 की, उससे रिस्पेक्टिव पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी कंक्लूड हो जाएंगी सेक्शन 122, 125, 129 और 130 की। अब उन्होंने फ्रेंड्स 129 और 130 को डिलीट कर दिया है, सेक्शन 122 और 125 को रखा है। इसका मतलब ये होता है कि अब अगर आप 74 में पेमेंट कर देते हैं टैक्स का, इंटरेस्ट का, 15% पेनल्टी का, या आप 73 में पेमेंट कर देते हैं टैक्स का और इंटरेस्ट का, और आप इंटीमेट कर देते हैं ऑफिसर को, तो आपकी सारी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी। लेकिन अगर 129 में कोई प्रोसीडिंग चल रही है या 130 में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो कंक्लूड नहीं होगी, यानी वो पेनल्टीज की प्रोसीडिंग्स जो है वो आपकी
चालू रहेंगी। सो दिस इज अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट। फिर इन्होंने एक और सेक्शन 75 उसका सब सेक्शन 12 है, जो ये बोलता है कि अगर आपने कोई सेल्फ असेस टैक्स बता के रिटर्न भरा है या आपका जो भी सेल्फ असेस टैक्स की लायबिलिटी है उसको रिकवर करने के लिए कोई शोकॉज नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट उसको रिकवर किया जा सकता है, या रिकवरी के एक्शन सेक्शन 79 में जो प्रावधान है उसके हिसाब से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहां पे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन के अंदर एक चीज को एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है और उसमें इसको क्लैरिफाई कर दिया कि सेल्फ असेस टैक्स क्या है, जो लॉ में कहीं भी नहीं था अभी तक, अब उन्होंने उसको इंसर्ट कर दिया है। अब कहा है कि सेल्फ असेस टैक्स का मतलब होता है जो आपने सेक्शन 39 के रिटर्न में दिखाया वो टैक्स पेबल, और सेक्शन 37 में आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई वो। कई लोग ऐसा कर रहे थे कि 1 करोड़ की आउटवर्ड सप्लाई दिखाते थे और 1 लाख रुपए की 39 में सप्लाई दिखाते थे, तो जो 99 लाख रुपए का गैप था उसमें कहते थे साहब ये तो सेल्फ असेस नहीं है, इसके लिए आप रिकवरी नहीं कर सकते, आपको शोकॉज देना पड़ेगा। अब ये एक्सप्लेनेशन इंसर्ट होने के बाद ये क्लियर हो गया कि वो 1 लाख तो 39 में आपने दिखाया था वो तो है ही, आपने जो 37 में 1 करोड़ दिखाया था वो भी अब आपके लिए 75/12 में सेल्फ असेस टैक्स हो गया और उसकी रिकवरी डायरेक्ट की जा सकती है, कोई शोकॉज देने की जरूरत नहीं है। तो मैं मानता हूं कि फेक इनवॉइसेस और वो सारे रैकेट्स में या फ्रॉडस्टर जितने थे उन लोगों के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए ये प्रोविजन या ये स्टेप बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहां पे एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि ये बोलते हैं सेक्शन 39 में सेल्फ असेस टैक्स, तो सेक्शन 39 में तो कोई रिटर्न पेबल होके भरने ही नहीं देता जीएसटीएन। टैक्स पेबल के साथ तो आप कोई रिटर्न भर ही नहीं सकते हो, तो कहां क्वेश्चन आता है कि 75/12 में आप रिकवरी करेंगे डायरेक्टली जो टैक्स पेबल है? टैक्स पेबल का तो कभी क्वेश्चन ही नहीं आता है। सो देयर इज एन एम्बिग्यूटी, इट इज ऑलरेडी बिफोर द कोर्ट्स, इट हैज ऑलरेडी बीन चैलेंज कि जीएसटीएन और लॉ में कोई सिनर्जी नहीं है, जीएसटीएन उसको रोक रहा है जबकि लॉ कहीं पे भी नहीं बोलता कि आप पेबल करके नहीं भर सकते रिटर्न। सो दैट इज ओनली एडिशनल पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए इसलिए उसको ध्यान रखते हुए मैं अभी अपने जो व्यूज़ हैं वो सेक्शन 75 तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। मैं एक और वीडियो अब आपके सामने लेके आऊंगा जिसके अंदर बाकी के प्रोविजंस पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर प्रोफेशनल का जो वीडियो आएगा वो आएगा। सो इन शॉर्ट इनडायरेक्ट टैक्स के जो प्रपोजल्स हैं विल ट्राई टू कवर इन 3 different videos wherein I will express my views honestly and bluntly. With this, I am thankful to each one of you. Please post your feedbacks on the YouTube channel and subscribe to my YouTube channel. I am Dr. Avinash Pudar. Thank you so much. Thank you for listening to me. Thank you.